हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेली। कह रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन किस सेल ऑर्गेनेली में होता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है। वहां पर लाइट का स्टोरेज होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 से, उसकी बात कर रहा है। तो हमारा आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, उसने सी ऑप्शन दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द ट्यूब्स विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ आर कॉल्ड। कह रहा है स्टोमेटा, पेटियोल, वेन्स, सेल्स। कह रहा है इसमें से कौन सा है, कौन सी ट्यूब है जो लीफ को वाटर्स एंड मिनरल्स देती है। तो लीफ को वाटर और मिनरल देने वाला वेन होता है। लीफ का स्ट्रक्चर आपने देख रखा होगा, उसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, वही सप्लाई करते हैं वाटर और मिनरल्स को। यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम की बात नहीं कर रहा है, वो वेन्स की बात कर रहा है। द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर कॉल्ड। कह रहा है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट हम किसे कहते हैं। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट हम कहते हैं लीव्स को, क्योंकि खाना यहीं पर बनता है और यहीं से पूरे प्लांट को फिर सप्लाई होता है, इसीलिए हम इसे फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिस्पायर्स। कह रहा है इसमें से कौन सा प्लांट का पार्ट है जो रिस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो रूट, सीड और लीफ, ये तीनों ही रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट के तीनों पार्ट से रेस्पिरेशन करते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम गिव्स मैसेज टू द बॉडी। तो ये न्यूरल सिस्टम का काम होता है, नर्वस सिस्टम का। हेल्प्स टू बर्न फूड। कह रहा फूड को बर्न करने में काम आता है, सही हो सकता है। मेक्स द फूड इनटू सिंपल फॉर्म। कह रहा है कि फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सबसे सही और सटीक आंसर हमारा सी वाला होगा। बर्न फूड सही हो सकता था, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं सही होता तब वो सही हो सकता था। यहाँ पर हमें उससे अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हम सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। प्रोटीन विच कैटलाइज और हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसा प्रोटीन जो बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस का काम करता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम होता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में इंजाइम्स कैटालिसिस का काम करते हैं। इंजाइम्स कैटालिसिस का काम करते हैं। आप कहीं भी पढ़ रखे होंगे, बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, एंजाइम्स। क्वेश्चन कह रहा है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। कह रहा है इसमें से कौन से किस चीज के डाइजेशन में सलाइवा हेल्प करता है। तो सलाइवा माउथ में होता है और माउथ में सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, हम ये जानते हैं। किसकी वजह से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से होता है। सलाइवरी अमाइलेज की वजह से होता है, अमाइलेज की वजह से होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टार्च होगा। कहां पर स्टार्च दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, स्टार्च हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। कह रहा है इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसी एथलीट को क्या चीज देनी चाहिए। तो अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो तुरंत हमें एनर्जी दे सकता है। सी ऑप्शन में हमें कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, तो हम कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। प्रोटीन का मेन काम ही नहीं है एनर्जी देना, उसका काम बॉडी बिल्डिंग का है। लेकिन जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तब प्रोटीन अपना काम छोड़ के एनर्जी देने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। कह रहा है इसमें से बैलेंस्ड डाइट का कंपोनेंट कौन सा है। तो बैलेंस्ड डाइट का कंपोनेंट सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ही होता है उसमें सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है स्टमक इन वर्टिब्रेट्स इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन ऑफ। कह रहा है कि वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो पेट जो होता है वो किस चीज का डाइजेशन करता है, मेनली वो किस चीज का डाइजेशन करता है। तो जो पेट हमारा है वो प्रोटीन डाइजेशन करता है। बाकी और चीजें जो है वो और जगह पर भी डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट माउथ में भी डाइजेस्ट हो जाता है, फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। लेकिन प्रोटीन मुख्यतः जो डाइजेशन उसका होता है वो स्टमक में होता है, इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन प्रोटीन लगाएंगे।
इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम, कह रहा मैमल्स में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अभी अभी मैंने बताया माउथ से स्टार्ट होता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा माउथ होगा। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, कह रहा है ग्लाइकोजन किस में स्टोर्ड होता है? तो ग्लाइकोजन जो है लीवर्स और मसल्स में स्टोर होता है, हमारा ग्लाइकोजन लीवर्स और मसल्स में स्टोर होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, लीवर्स और मसल्स। सिर्फ लीवर हम नहीं लगाएंगे या सिर्फ मसल्स नहीं लगाएंगे, दोनों जगहों पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्वेश्चन कह रहा है इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ, कह रहा है इसमें से इमल्सिफिकेशन किसका फंक्शन है? मतलब वो पूछ रहा है इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है। तो इमल्सिफिकेशन जो होता है इसका मतलब होता है फैट्स का ब्रेकडाउन करना। फैट्स का ब्रेकडाउन जो करता है वो बाइल जूस करता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बाइल जूस। रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन में हमें दे रखा है रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, हमसे पूछ रहा है रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच एनिमल सेल यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट द रिलीज्ड एनर्जी टू द एटीपी। इसमें एक चीज गलत लिखा है, सबसे पहली चीज उसने कि एनिमल सेल यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल सेल कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं कर सकता, यहाँ पर उसने गलत लिखा है, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। A catabolic process by which animal cell utilize oxygen, produce carbon dioxide and convert the released energy to ATP। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है एन एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो सकता है। डी में कह रहा है एन एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और बी वाले में दे रखा उसने सही डेफिनेशन, तो हम बी लगाएंगे आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज बाई, कह रहा है लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? हमें यहाँ पर ऑप्शन में कुछ प्रोसेसेस दे रखा है, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। तो लंग्स में लंग्स और एल्यूलाई, मेन एल्यूलाई करता है, वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन करता है, उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन या गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड में और एल्यूलाई में। 20 क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन मोस्ट स्ट्रांगली कंबाइंस विद, कह रहा हीमोग्लोबिन सबसे मजबूती से किससे कंबाइन होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में, लेकिन आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। उसका रीजन ये है कि अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करने लगती है। यानी कि सबसे मजबूती से अगर किसी चीज से जुड़ती है हीमोग्लोबिन तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारे लिए वो जहर का काम करेगी, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड उससे सही है, वो स्लोली पॉइजन का काम करती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन को अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कर देती है। क्वेश्चन कह रहा है द एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर हीमोग्लोबिन इज मोर देन ऑक्सीजन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको पहले ही बता रखा है कि ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से अटैच होने की, लेकिन वो पूछ रहा है कितनी ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये 200 टाइम्स यानी कि 200 गुना ज़्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन से अटैच होता है। जितनी तेजी से ऑक्सीजन अटैच होगा उससे 200 गुना तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 200 टाइम्स। द मैमल्स विच न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज, कह रहा है ऐसा मैमल बताओ जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो हमसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मैमल होता है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा कैमल होगा। कैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कैमल। यहाँ पर कैमल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है ब्लड प्रेशर इन मीजर्ड बाई, कह रहा है कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, या इज मीजर्ड बाई होना चाहिए, यहाँ पर इन लिख दिया है। कह रहा है ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? पहला दिया है स्फिग्मोमैनोमीटर, दूसरा स्टेथोस्कोप, तीसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और चौथा दिया हुआ है फोनोकार्डियोग्राम। तो स्फिग्मोमैनोमीटर हमारा
करेक्ट होगा। बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप जो होता है ये हार्ट बीट या बॉडी के अंदर के साउंड को सुनने के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हार्ट के लिए होता है और फोनोकार्डियोग्राम भी हार्ट के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, इसमें से कौन सी प्रोटीन ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन खुद ही एक प्रोटीन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन लगाएंगे, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लाज्मा हैज अ पीएच ऑफ, कुल मिला के ये ब्लड का पीएच पूछ रहा है हमसे। ब्लड प्लाज्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्लड का पीएच हमें बताना है। तो ब्लड का पीएच जो होता है 7.35 या 7.4 हम लगा सकते हैं। तो 7.4 पहले ऑप्शन में दे रखा है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज, कह रहा है कि हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो होती है वो कैपिलरीज होती हैं। हमारी ब्लड वेसल्स कैसे डिवाइड होती है, यहाँ से निकलती हैं, ये डिवाइड होती हैं, उसके बाद ये डिवाइड होती हैं, फिर ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो लास्ट में एकदम टिश्यू लेवल में जाती हैं हम उसको कैपिलरीज कहते हैं, वो सबसे छोटी होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज, कह रहा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बींग्स का किस रेंज में होता है। तो 120/80 ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यहाँ पर रेंज लिख रखा है लेकिन उसने रेंज नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा है तो उसे रेंज देना चाहिए था कि कितने से कितने के बीच में हम सही बताएंगे और कितने से कितने के बीच में कम या ज़्यादा बताएंगे। इस वीडियो में टोटल 20 से 22 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं आपको इनको एक बार जरूर देखना है। जनरल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यूपीएससी नेट में, इसलिए आपको जरूर देखना है।